अब हम देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। ठीक है, अभी तक तो हमने एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव देखे थे, अब टाइम आ गया कि हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को देखें। ठीक है, तो फिनोलिक कंपाउंड्स में हमारा मेजर फोकस रहने वाला है। क्या होते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स? इसमें क्या होता है, वो कंपाउंड्स जिसमें कि जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड है sp2 कार्बन से। और किसका sp2 कार्बन है? ये एक बेंजीन रिंग का sp2 कार्बन है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा फिनॉल। ठीक है, इसका एक और डेरिवेटिव ये हो गया हमारा ऑर्थोक्रेसोल, ये हमारा हो गया सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन पाए जाने वाले मतलब ये हमारे कंपाउंड्स हैं इस तरीके के। ठीक है, या फिर अगर हमने 2 OH लगाए तो ये कहलाता है कैटेकॉल, इस तरह से मेटा पे लगाया है तो कहलाता है रिसोर्सिनॉल, और अगर इस तरीके से पैरा पे लगाया है तो कहलाता है क्विनॉल। ठीक है, सुन मेरी बात, ऑल क्यों? क्योंकि यहां पे एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल जो है उसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। पुराने जमाने में इसको कार्बोलिक एसिड दिया मतलब बोला जाता था। क्यों एसिड क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना, यहां से आप H+ निकाल सकते हो, C6H5O- बचेगा, इसलिए इसको पहले बहुत टाइम तक कार्बोलिक एसिड बोला जाता था, या बेंजेनॉल बोला जाता है, या हाइड्रोक्सी बेंजीन, या कार्बिनॉल। बहुत सारे इसके नाम हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही यूज में आने वाला कंपाउंड है। इसके पहले बहुत सारे यूजेस मतलब इसको बहुत काम में लिया जाता था और अब भी लिया जाता है। ठीक है ना, अब अपन देख लेते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। बहुत सारे तरीके अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, उनका अपन यहाँ पे रिवीजन करेंगे। कुछ एक नए तरीके हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो पहला तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी है। जब हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड का और उसको हम फ्यूज कराते हैं NaOH के साथ तो फिनॉल मिलता है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। आप NaOH हीट H+, ठीक है, पहले आपने तो NaOH के साथ हीट किया तो होगा क्या, तो SO3 Na वाला जो ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? ONa वाले ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर H+ से आप उसका कंपाउंड बना दोगे। सो C6H5OH प्लस Na2SO3 यहां पे बन जाएगा। बस सिंपल है। और ऐसे फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है किससे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ठीक है ना, चलो अगला क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। भाई ये भी हमको पता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब हम वार्म करते हैं तो फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है विद इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पास N2Cl है। ठीक है, हमने इसको स्टीम डिस्टिल करा लिया, H2O की प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया। ठीक है ना, तो अब यहां पे क्या है, N2+Cl-, ऐसा कुछ यहां पे चल रहा है। ठीक है ना, तो जो N2 होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर भाग जाएगा, फिर जो पानी का है वो मॉलिक्यूल वो जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनॉल प्लस N2, और ये जो Cl- निकला होगा ये पानी वाला जो एक H+ बचा, OH तो कहां अटैच हो गया, बेंजीन रिंग पे, और N2 और HCl। ये डायजोनियम क्लोराइड हमको कैसे बनाना है ये हम ऑलरेडी अल्कोहल वाले चैप्टर में मतलब इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वहां पे देख चुके हैं। ठीक है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमको ऑलरेडी पता है ना। तो दूसरा तरीका क्या हुआ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। तो अगर आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया है और आपको कहीं पे दिख जाए कि भैया स्टीम डिस्टिल करा के आपने वहां पे हीट कर दिया है, H2O की प्रेजेंस में आपने इसको हीट कर दिया है, तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे क्या, फिनॉल का फॉर्मेशन आप करवाओगे। ठीक है ना, चलो बढ़िया। अगला है बाय डिस्टिलिंग अ फिनोलिक एसिड विद सोडा लाइम। ये हमने कहां पे देखा था, जब हम एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे थे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। तो क्या होता है भाई, यहां पे क्या है, ये COH है, हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो क्या होगा, NaOH प्लस CO की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो ये डीकार्बोक्सिलेशन का एजेंट होते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां से COH ग्रुप जो है वो बाहर चल जाएगा, Na2CO3 यहां पे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई। ये एल्केन की बड़ी स्टैंडर्ड सी रिएक्शन है, हमने एल्केन के फॉर्मेशन में देखी थी, वहां पे प्रिपरेशन में देखी थी, वापस से यहां देख ली, डिटेल्ड बात हमने वहां पे की थी। रिवीजन चल रहा है अभी तक तो हमारा, सारे मेथड जो भी हमने पढ़े वो हमें ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, अगला हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी हमको पता है। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस बाय एसिड यील्ड्स फिनॉल। सो सबसे पहले हम ये लेंगे PHMgBr, बेंजीन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ ताकि एक ऑक्सीजन अटैच हो जाए। ठीक है, तो वो यहां पे अटैच हो जाएगा, C6H5O MgBr बन जाएगा। ठीक है, कार्बन का जो नेगेटिव था ऑलमोस्ट
वो कहां पे चला गया, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। हमने बेसिकली यहां पे एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया। बस फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा लो, तो यहां पे जो O- है वो क्या करेगा, पानी से एक H+ खा के C6H5OH मतलब फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और MgBrOH आपके पास बचेगा। ठीक है, चले आगे। ये ऑलरेडी हमको पता है कि ये कैसे काम करता है। अब बेंजीन से अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करो कि V2O5 के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवा दो। V2O5 जो है आपको एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड कराता है, जिससे यहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक O ऊपर जाके ऐसे अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्लोरोबेंजीन से करा सकते हो। इसका तो अपन ने इतना डिटेल्ड मैकेनिज्म देखा था। अगर हम PHCl को नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता NaOH के साथ, कोई यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहां पे इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है इधर, तो बेसिकली यहां पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, OH- की प्रेजेंस में भी नहीं होगा। हमको बहुत ज्यादा हीट वगैरह करना पड़ता है तब जाके होता है। देखो अगर नॉर्मल एल्काइल हैलाइड होता, मतलब RCl होता तो रिएक्शन हो जाता, पर यहां पे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन पे। सॉरी, क्योंकि यहां पे क्या है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो नहीं होगा, हमको हार्श रिएक्शन कंडीशंस यहां पे रखनी पड़ेंगी। पर अगर मैं RCl का कराता हूं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक्वस NaOH के साथ, तो क्या होता है, SN2 रिएक्शन के थ्रू ये जाएगा। अगर ये 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, पीछे से लात मारेगा, Cl बाहर, ROH बन जाएगा। ठीक है, OH- का अटैक हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया ये। अब अगर आपको PHCl पे करवाना है तो हमको बहुत ही जो है 623 केल्विन, बहुत ज्यादा हाई एलिवेटेड टेम्परेचर और अराउंड 300 ATM के प्रेशर पे इस रिएक्शन को करवाना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन होती है। पर हमने एक बात देखा था यहां पे, चलो थोड़ा सा और वापस से रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड चैप्टर का हमने ये देखा था कि अगर ये जो रिएक्शन होता है ये इस तरीके से कुछ होता है। यहां पे क्या होता है कि जो आपका Cl है इधर OH- का अटैक होता है, तो वो माइनस ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है और कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है। फिर ये माइनस घूमता घुमाता पैरा पोजीशन पे आएगा, ये माइनस घूमता घुमाता वापस से ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। तो अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट RS बनाते हैं, जो पूरी चीज हो रही है उसका इक्विवेलेंट RS बनाते हैं, तो यहां पे एक माइनस चार्ज आता है, इधर OH और इधर Cl जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब जो इसका इंटरमीडिएट बन रहा है वो नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट बन रहा है। तो अगर हम कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दें जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, तो फिर जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो हमको इतनी हार्श नहीं रखनी पड़ेगी, फिर कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाता है। जैसे हमने ये देखा था कि अगर हम मान लो यहां पे ये वाला कंपाउंड लेते हैं तो रिएक्शन कंडीशन 623 की जगह कुछ समथिंग अराउंड 450 केल्विन पे हो जाता था। अब अगर आप मान लो एक और NO2 ग्रुप यहां पे ऐड कर देते हो तो और कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि NO2 जो है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप है, वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, स्टेबलाइज करेगा तो मतलब रिएक्शन कंडीशंस हम कम हार्श रख सकते हैं, टेम्परेचर कम कर सकते हैं, प्रेशर कम कर सकते हैं। और मान लो अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है जहां पे ऑर्थो पैरा और ऑर्थो तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये तो जो है जस्ट थोड़ा सा वार्म करने पर ही, थोड़ा सा गर्म करने पर ही ये रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो इंटरमीडिएट स्टेट है, वो बहुत स्टेबल बन रही है। क्योंकि जो बेंजीन पे ये नेगेटिव आपको दिख रहा है, ये वाला यहां पे जो नेगेटिव आया है वो स्टेबलाइज है NO2 के -M के कारण। ये यहां पे खास बात थी जो हमने देखा था। ठीक है ना, पर अगर हम बिना कोई -M ग्रुप वाला रिएक्शन लेते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर जो है आपको बहुत हार्श कंडीशंस में करवाना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये देखो फिनॉल जो है इंडस्ट्रियली काफी अमाउंट्स में जो है प्रिपेयर किया जाता है। दो रीजन है, एक तो इसका एज इट इज यूज, दूसरा ये पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और पॉलीमर तो आपको आजकल पता ही है, सारे प्लास्टिक्स जो है वो पॉलीमर के बने होते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है पॉलीमर की, पॉलीमर का चैप्टर पढ़ेंगे वहां और डिटेल में पढ़ेंगे और वहां पे देखेंगे कि फिनॉल का क्या यूज है। पर ये जो फिनॉल है ये एक पॉलीमर जैसे बेकेलाइट,
बहुत फेमस पॉलीमर है, उसको बनाने में काम आता है। तो इंडस्ट्रियली फिनॉल बनाना हमको पड़ता है। कैसे बनाते हैं, मैं दो मेजर प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। पहली बात तो हम बनाते हैं इसको क्यूमीन से, और दूसरा हम इसको बनाते हैं डाउस प्रोसेस से। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्यूमीन से। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो कैसा दिखता होगा वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्यूमीन को ऑक्सीडाइज कराते हो ऑक्सीजन के साथ इनटू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। सो दिस इज डिकम्पोज्ड बाय डाइल्यूट H2SO4 इनटू फिनॉल एंड एसीटोन। तो सबसे पहले तो हम क्या कराते हैं कि एक पेरोक्साइड लिंकेज बीच में घुसाते हैं, फिर उस पे हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिससे आपके पास क्या बनता है, फिनॉल एंड एसीटोन। तो देखते हैं क्या रिएक्शन हो रहा है। ये हमारे पास क्यूमीन है, सो दिस इज क्यूमीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, ये रहा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, है ना। अब हम क्या कराते हैं, इस पे O2 का रिएक्शन करवाते हैं 130 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वाला कंपाउंड बन जाता है। मतलब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे इस O2 का इंसर्शन हुआ। अब आपको लग रहा होगा इसी कार्बन पे क्यों हुआ, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे क्यों नहीं हुआ। यहां पे क्या होता है कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू जो है हमारा रिएक्शन आगे बढ़ता है। किसके थ्रू बढ़ता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्री रेडिकल यहां पे बना लो, या आप फ्री रेडिकल यहां पे बना लो। सो दिस इज Fr1, दिस इज Fr2। अब आप ही सोचो फ्री रेडिकल हम कहां पे बनाएंगे भाई, ऑब्वियसली जहां ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वहां पे बनाएंगे। यहां पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दूसरा कारण और बताता हूं, यहां पे बहुत शानदार तरीके का हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्योंकि 3 अल्फा H इधर 3 अल्फा H इधर, और नीचे जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहां पे जो फ्री रेडिकल है वो बहुत स्टेबल बनता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर पे या फिर लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहां पे रिएक्शन होता है। ये वाला जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, ये होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू H डॉट बन के बाहर निकल जाता है, और यहां पे C पे डॉट बनता है। ठीक है, फिर वो जो C का डॉट है वो O के डबल बॉन्ड को वहां पे जाके होमोलिटिक क्लीवेज कराता है। तो इस O पे भी डॉट आ जाएगा, इस O पे भी डॉट आ जाएगा। ये O डॉट तो जाएगा हमारे C डॉट पे जाके मिल जाएगा, तो ये बना। दूसरा जो डॉट है वो यहां पे जो H डॉट बना था उसके साथ कंबाइन होके OH बना लेगा। तो आपके पास ये अभी एक बीच का कंपाउंड बनता है। अब हमको क्या करना है, इससे हमको फिनॉल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उससे हम क्या करते हैं, उस पे हम H प्लस H2O का रिएक्शन करवा देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो H प्लस कहां जाएगा, H प्लस जाके यहां पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो फिर एक अच्छा लिविंग ग्रुप पानी बन गया, वो बाहर हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, बहुत भारी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ तो तहलका मचेगा। तो क्या होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये होता है कि जो है यहां पे ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, और इससे जाके ये वाला जो बॉन्ड यहां पे क्लीव होगा, उसके बाद जो बेंजीन रिंग है वो जाके इस वाले ऑक्सीजन से अटैच हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म का हमने बेसिक समझा, हम इसके बहुत डिटेल में नहीं घुस रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो थी वो ये थी कि यहां वाले कार्बन पे, ये 3 डिग्री कार्बन पे ही क्यों अटैक हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि रिएक्शन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू जो है आगे बढ़ रही है। और यहां पे जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना रिएक्शन का, वो पता है क्या होता है, वो होता है ये C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, काफी एनर्जी यहां पे रिलीज होती है जब C डबल बॉन्ड O बनता है। आप देखोगे आगे भी रिएक्शंस में कि जो C डबल बॉन्ड O का बनना है वो बहुत सारी रिएक्शंस में ड्राइविंग फोर्स होता है। तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती है, और ह्यूज अमाउंट्स, बहुत मेजर, वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रोसेसेस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का वो है क्यूमीन के थ्रू हम जो बना रहे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट डाउ का प्रोसेस, डाउस प्रोसेस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फिनॉल फॉर्म्ड। यहां पे भी बहुत लार्ज क्वांटिटीज बनती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉपर और आयरन की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर। कॉपर और आयरन क्या करेंगे, ये इस Cl को जो है प्रमोट करेंगे, यार तो एक काम कर वहां बेंजीन को छोड़ हमारे पास आ। तो ये रिएक्शन 600
मतलब वहां पे 623 केल्विन पे हो रहा था, ठीक है, जब ये नहीं थे। 623 केल्विन मतलब कितना टेम्परेचर हो गया, अप्रोक्सीमेटली 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया कॉपर और आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि वो क्लोरीन को अपने पास बुला लेंगे, आजा आजा आजा, ठीक है। सो क्या बनेगा, ये प्लस NaCl, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये डाउस प्रोसेस होता है। अच्छा, बढ़िया। सो ये तो सारे हुए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब अपन देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई फिनोलिक कंपाउंड्स की, है ना। तो फिनॉल जो है वो एक कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलीन सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर की यहां पे बात हो रही है ना। इट अटेन्स पिंक कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, अपने आप स्लो स्लो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कुछ ऐसा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनोक्यूनोन, और इसका पिंक कलर होता है। मतलब अगर आपने उसको मान लो धूप और एयर में छोड़ दिया तो जो आपके पास एक कलरलेस क्रिस्टलीन सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक पिंक कलर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पिंक कलर दिखने लग जाएगा आपको अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ रखा है लाइट और किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। वो पॉइजनस होता है। आपको पता है एक बहुत पहले के जमाने में से बहुत हादसे होते थे, अगर हम गलती से 15 ml फिनॉल भी अंदर खा गए, उसके 15 ml फिनॉल का सोल्यूशन भी अगर हमारे अंदर चला गया तो उससे डेथ हो जाती है। फिनॉल जो है वो इतना टॉक्सिक होता है, तो फिनॉल का डायरेक्ट कंजम्पशन आप नहीं कर सकते। इसको हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह से स्किन में बाहर यूज कर लेते हैं, पर वो बहुत ही माइल्ड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड फिनॉल कभी भी यूज नहीं होता, और अब तो इसका माइल्ड वाला वर्जन भी बंद हो गया है क्योंकि ये इतना टॉक्सिक होता था। हमने अब बेटर एजेंट्स ढूंढ लिए हैं जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह से काम करेंगे। पहले के जमाने में जब हमको बेटर नहीं मिलते थे तब हम इसका यूज करते थे, ठीक है, समझ आई बात। पर ये पॉइजनस होता है तो इसको बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना चाहिए है। फिनॉल जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, क्यों, क्योंकि यहां पे H बॉन्डिंग हो जाती है, उतनी अच्छी नहीं होती पर थोड़ी बहुत तो होती ही है, ठीक है। तो इसलिए वो पार्शली मतलब स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो रेडिली सॉल्युबल हो ही जाता है, क्योंकि इतना बड़ा हाइड्रोकार्बन का पार्ट पीछे जुड़ा हुआ है, पूरा C6H5 का बड़ा सारा हाइड्रोकार्बन का पार्ट जुड़ा हुआ है, तो वो रेडिली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। Solubility of phenol in water is much lower than alcohols because of larger hydrocarbon part in the molecule. तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, दूर रहना चाहता है पानी से, तो वो पूरे के पूरे फिनॉल को भी पानी में जाने नहीं देता, ठीक है। अच्छा, अब इसकी खास बात क्या है कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एबनॉर्मली लार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग यहां पे काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसका रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट देन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, अराइल हैलाइड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग इन ऑर्थो डेरिवेटिव्स, ये हम डाई के प्रिपरेशन में, डग के प्रिपरेशन में, बेकेलाइट के प्रिपरेशन में, ये पॉलीमर है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 43 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं टोलुइन की बात करूं तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है फिनॉल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ये बात हमको दर्शाती है टोलुइन और ये फिनॉल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस, कि यहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मस्त तरीके से हो रही होगी, ठीक है।